अच्छा, इस्लामाबाद को आप किस तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं? तो उसके बाद तो इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मज़ीद महंगी भी हो जाएगी और सेफ़ भी हो जाएगी। यहाँ पे जो न्यू बिलीव हो रही है कि यहाँ 0.7 से लेकर 1% एक्सपेक्टेड है। और फिर मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक कराची से लेकर इस्लामाबाद तक रियल एस्टेट के अंदर है। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से वो काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर। रियल एस्टेट के ऊपर गहरी निगाह है। इनसे हम बात करेंगे कराची इस्लामाबाद की रियल एस्टेट के को लेके और इनसे कुछ चीज़ें सीखेंगे। मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखेंगे। हमारे मेहमान हैं मलिक बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बहुत का बहुत शुक्र शुक्रिया साहब इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए यहाँ पे। है। प्लेयर लोग इज़ तो माइन। आजकल इस्लामाबाद जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहाँ से कराची आ रहे हैं। नहीं एक्चुअली मेरी इतनी स्वीट मेमोरीज़ जुड़ी हैं कराची के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 साल रियल एस्टेट बिजनेस किया एंड स्टार्टअप माय करियर इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री फ्रॉम कराची। अच्छा, आप रियल एस्टेट से पहले क्या कर रहे थे? रियल एस्टेट से पहले बेसिकली मेरा सेल मार्केटिंग का ही था, ओके, बट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। ओके, उसमें लाइक इनिशियली मैंने फर्टिलाइज़र का एज ए रीजनल कोऑर्डिनेटर कुछ 2 डिवीजन मेरे पास थे, तो उसमें रीजनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे मैं करता रहा। बट आई एंटर्ड इन कराची और एक्सीडेंटली आई वाज कॉट अप इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। सर एक्सीडेंटली तो नहीं आता। अब रियल एस्टेट की जो है ना वो एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है लोगों को। नहीं, मैं उसको एक्सीडेंटली कहूँगा, क्योंकि एक्चुअली मैं जब आया था तो मैं किसी और बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, बट ठीक है, आई कुड नॉट गेट इट सक्सेसफुल, क्योंकि ओके, मैं उसकी एक्चुअली मैं होमवर्क उसका प्रॉपर नहीं था मेरे पास। ओके, तो जिस दोस्त के थ्रू मैंने एक ऑफिस लिया था तौहीद कमर्शियल में, तो बाद में उसी की इंस्पायरेशन की वजह से, उसकी मोटिवेशन की वजह से फिर मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन। ये कब की बात कर रहे हैं आप? 2000? ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए इस बात को। ये मुशर्रफ टाइम की बात हो रही है। ऑलमोस्ट 2001 टू 2003। ओके, सो वो तो बड़ा गोल्डन टाइम था रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि माशाल्लाह अच्छा एक नया नया बूम हो रहा था मुशर्रफ साहब व्हेन आई के टाइम एंटर्ड एट दैट टाइम ऑलमोस्ट दैट पीरियड वाज ओवर। पे। हाँ, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड। और बट इवन देन मैंने स्टार्टअप तो लिया यहाँ से, तौहीद कमर्शियल में ही एक ऑफिस था मेरे दोस्त का, ठीक है, द बेस्ट डील्स के नाम से। द बेस्ट डील्स, ओके, तो वहाँ से मैंने स्टार्टअप लिया। तो इनिशियल जैसे रियल एस्टेट में बाकी लोग आते उधर रेंटल से स्टार्ट किया। उस वक्त तो मुझे कराची के रास्तों का भी आइडिया नहीं था, तो मैं डेली एक रोड एक्सप्लोर करता था लेफ़्ट अच्छा, साइड। और उसके बाद सेकेंडली फिर मैंने ज्वाइन किया सैर एंटरप्राइजेज, जो एक अच्छा नाम था मुस्लिम कमर्शियल में। ठीक है, आगा एक हैं बड़े अच्छे हाँ, हमारे हाँ, बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने वो स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद फेज़ 2 में मोहम्मदी एसोसिएट्स, ओके, वो बड़ा अच्छा नाम था। मोहम्मद एसोसिएट में तारिक साहब थे एंड ही वाज ऑलमोस्ट सिंस 4 डिकेड्स। एक तो बिल्कुल, बहुत ही प्रोफेशनल थे वो, और मार्केट में बहुत ही क्रेडिबल थे। परवरदिगारों ने गनी की रहमत करे, एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। बट उन्होंने मुझे, जो एक्चुअली मैं समझता हूँ जो मुझे उन्होंने ग्रूम किया रियल स्टेट में, वो उन साहब ने ग्रूम किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि आप मार्केट में चाहे काम कम करें या ज़्यादा करें, बट यू मस्ट बी ए क्रेडिबल पर्सन। इफ़ समवन वांट टू डू द बिजनेस, एटलीस्ट ही शुड हैव द फेथ इन यू। ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। लोग अपनी पूरी हार्ड एंड मनी आपके पास लेके हार्ड एंड आते हैं मनी और आप ऑफकोर्स उसको। लेकर आते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। मैं आपको उस वक्त ये था कि नॉर्मली जब डीएचए में ट्रांसफ़र, में प्लॉट सेल वहाँ से शुरू किया मोहम्मद एसोसिएट से। तो जो प्लॉट सेल होते तो नॉर्मली जब ट्रांसफ़र होता तो पेपर्स लेके लोग 15-15 दिन बाद उसको हाथ में पेपर लेके घूम रहे होते थे, जाके सबमिट करवाते थे। बट आई हैव द रिकॉर्ड कि मैंने जिस दिन ट्रांसफ़र करवाया उस दिन मैंने सारे पेपर क्लियर करवा के डीएचए में सबमिट करवा के, और एंड पे पेपर की रिसिप्ट लेके मैं ऑफिस में एंटर होता था। अच्छा, दैट वाज माय सक्सेस। मैंने कभी आज का काम कल तक उसको पोस्टपोन नहीं बिल्कुल किया सही था। है। और उनके हिसाब से जो मार्केट में उनकी एक अपनी वर्थ थी, उनकी क्रेडिबिलिटी थी, तो उससे मुझे बहुत सा मतलब अच्छा सपोर्ट मिली। मैं तकरीबन 20-10 साल तो मैं कराची डीएचए में बिज़नेस किया। अच्छा, आप यहाँ सिर्फ डीएचए फोकस आपने काम मैं किया? मैं हमेशा, मेरी एक हैबिट है, मैं हमेशा सॉलिड प्रोजेक्ट या फिर सॉलिड डेवलपर के साथ काम करना पसंद करता हूँ। सोसाइटीज़ में नॉर्मली मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, मतलब जब तक मैं कराची में भी रहा प्राइवेट तो बिल्डर्स आपने काम प्राइवेट कम किया बिल्डर के आपने साथ उसके मैंने काम नहीं किया। ठीक है। तो मेरा सारा फोकस डीएचए के साथ ही रहा। उस वक्त डीएचए सिटी लॉन्च हो गया था? ऑफ कोर्स डीएचए लॉन्च हो चुका था ठीक उसमें, है, और डीएचए सिटी में बिज़नेस करते थे लोग। बट मेरा जो फोकस था वो फेज़ 8 था, फेज 8। हाँ, क्योंकि वो नियर मोस्ट मार्केट थी। और मार्केट में उस वक्त एक सबसे बड़ा जो
एडवांटेज था लोगों को कि वैसे भी ओवरऑल रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो ये सेफ हेवन है मनी पार्किंग की। ऐसे ही है। एट दैट टाइम आई रिमेंबर कि आपकी ऑफिशियल वैल्यू एक कनाल के प्लाट की वो 13 लाख रुपए होती थी, आपको जो टैक्स पेबल होते थे वो 13 साढ़े 13 लाख पे होते थे, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट जाती थी वो 3 करोड़ साढ़े 3 करोड़ पे जाती बिल्कुल थी। ऐसे। यानी विद इन 1.3 मिलियन यू कैन पार्क योर 30 मिलियन। लेकिन अब काफ़ी हद तक इसको एफबीआर ने अब कवर कर अब तो दिया काफ़ी है। है, हाँ, 50% के राउंड तो ले आप आए हैं ऑलमोस्ट उसको। ले आए हैं उसे, हाँ, बट इवन देन स्टिल देयर इज सो मच गैप। बिल्कुल। वो यही वजह है जिसकी वजह से शायद रियल एस्टेट बेहतर नहीं हो पा रही पाकिस्तान में। अब इसको अगर रियल रेगुलर स्टेट मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट बेहतर ना होने की जो सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में कि ये हमारी इंडस्ट्री रेगुलराइज्ड नहीं है। हालांकि मोस्ट पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेटिंग ये सेक्टर है इवन गवर्नमेंट के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। बिल्कुल आप देखें वर्ल्ड वाइड भी आप देखें ना, जो लोग बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल पे चले गए बैकग्राउंड पे जब भी आपको रिसर्च करेंगे उनके पीछे रियल स्टेट ही रियल एस्टेट निकलेगी। मिलेगी, दुनिया में ऐसा है। पूरी दुनिया में ऐसा है। बिल्कुल यहाँ पर भी देखें कि जितने लोग हैं, आप कराची में लगा लें, आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों में लगा लें, तो उनका इस वक्त अगर वो किसी पॉलिटिकल स्टेज पर भी हैं या किसी अच्छे बिजनेस पे भी हैं, तो उसके स्टार्टअप जो था या उनकी अर्निंग पॉइंट जो था रियल एस्टेट वो रियल एस्टेट से ही शुरू हुआ उनमें। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक हमारा सबसे बड़ा इशू है। सेकेंडली यहाँ पे अब तो खैर बहुत बेहतर हो गया है, अब तो काफ़ी सारे एजुकेटेड लोग आए हैं। मतलब उस आज से 20 साल पहले अगर आप जाएं तो आप देखते हैं कि जो लोग वो उस वक्त कहते हैं कि जिसको कुछ नहीं आता वो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, ऐसा ही है। वो एक बड़ा ड्रॉबैक मैं समझता हूँ। लेकिन अब एक तो टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हो गई हैं, आपका मीडिया बहुत फास्ट हो चुका है, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बड़े अच्छे आपको अवेलेबल हैं, और इस वक्त आप सिर्फ पाकिस्तान का मतलब है आप कराची में बैठ के या पाकिस्तान के किसी भी एक शहर में बैठ के सब पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आप बिल्कुल कर कनेक्टेड रह सकते सकते हो, बिल्कुल इवन कर आप ओवरसीज कनेक्टेड रह सकते हो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक जो हम बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि ये डीसी वैल्यू का और इसका जो गैप है, मार्केट प्राइस का जो गैप आ रहा था, ये एक बड़ी वजह थी रियल एस्टेट के अंदर मनी पार्क होने की उसकी। एक और भी हमारे यहाँ चीज़ ऐसी है जो शायद नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है ये कम होनी चाहिए, वो है प्लॉटिंग का बिज़नेस। मतलब हमें लगता है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है वो शायद ज़्यादा होगी तो लोगों के लिए बेहतरी है, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है जो कहा जाता है, नंबर्स हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन जो है वो अगर हम फेज़ 8 की बात करें तो वो फैक्ट्री नहीं लगा रहा 25 करोड़ रुपए की, वो 25 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री लेके रख रहा है। तो वो इकोनॉमी के अंदर शायद उतनी अपना किरदार उस तरह से एक्टिवली प्ले नहीं हो पा रहा उस पैसे का, क्योंकि वो रुक गया है। तो अगर वहीं पे वो कोई बिल्डिंग खड़ी करे या कोई घर बनाए, बेंगलोस बनाता है, तो शायद उस पर बहुत सी इंडस्ट्री चलेगी। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? नवीद साहब, पहली बात ये है कि ये जो स्टार्ट किया है ये गवर्नमेंट सेक्टर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पब्लिक ने या प्राइवेट डेवलपर ने उसको फॉलो किया है। बिल्कुल। आप डीएचए में देखें तो इनिशियली आपको इंस्टॉलमेंट पे ही प्लाट मिलते थे ना। अब आप बहरिया में चले जाएं, ये इस वक्त जो बड़े आपके पास जी, बड़े डेवलपर्स जो हैं डेवलपर जो उन्होंने- हैं बिल्कुल डीएचए और बहरिया है, डीएचओ तो बैरियर। आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पर भी, और एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको वो चीज़ डिलीवर होती है। डीएचए में तो बहुत हद तक सिक्योर है, बट दूसरे प्राइवेट डेवलपर्स में देखें तो आपको चीज़ें डिलीवर भी नहीं हो पा रही होती। नहीं मिलेंगी प्लॉटिंग के बिजनेस में, तो प्लॉटिंग में लेट बिजनेस होगा, में नहीं होती। डिलेज होंगे लोगों को। नो डाउट, यू आर वेरी राइट कि हमारी इंडस्ट्री में इसको रेडी टू मूव कंडीशन में चीज़ें डिलीवर हों। अब इस वक्त करंट में देख रहा था कि जैसे यूएई में है, जी यूएई में रेडी टू मूव आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जस्ट गिव देम 20% एंड 1% पर मंथ यू कैन पे। आपको इमीडिएट जिस बंदे ने, अब लेट्स सपोज किसी बंदे ने अगर घर बनाना है, वो इंस्टॉलमेंट पे प्लाट लेगा, ठीक है, ठीक है। प्लाट उसको 3 साल या 5 साल में उसको पे ऑफ करना है, तो डू यू थिंक कि 3 या 5 साल बाद वो इस कैपेबल होगा कि वो उसकी घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट उसके पास मौजूद हो? नहीं, वो तो आप तो 5 साल देख रहे हैं, वो तो उससे पहले फाइलों में लगा रहेगा। मतलब फाइलों वो में लगा ट्रेडिंग रहेगा। इतनी होती रहेगी उसकी कि अगर वो- उसकी जगह इस तरह हो कि उसको रेडी टू मूव घर हो और वो पैसे उस तरह देता रहे, बिल्कुल ठीक है, वो 20% दे के आप उसको पोजीशन दे और वो उसको यूज भी कम से कम वो एक पीस ऑफ माइंड के साथ रहेगा। एग्जैक्टली। और उसे पता होगा कि भाई मैं जहाँ रह रहा हूँ ये मेरा ज़ाती घर है, एग्जैक्टली। मैं इसे इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, या उसे एज ए रेंटल वैल्यू भी समझ के अगर पे करता है तब भी कम से कम उसके साथ पीस ऑफ माइंड होगा। बिल्कुल।
और बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो उससे इंटीग्रेट कर रही हैं आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। सीमेंट की इंडस्ट्री है, सरिया बहुत है, सारी। वुड की इंडस्ट्री है, ग्लास की इंडस्ट्री है, जिसमें इतना बंदा काम कर रहा है, वो सब सब इंडस्ट्रीज उससे चलेंगी इन सब ऑफ चीज़ों कोर्स, से। ऑफ कोर्स। तो ये कंस्ट्रक्शन की तरफ मतलब ज़्यादा होना चाहिए इसको लेके। सर एक रियल एस्टेट की वजह से बहुत सारी आपकी इंडस्ट्री इससे एसोसिएटेड है। बिल्कुल। जब रियल एस्टेट का काम चलता है तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा, सारी एक इंडस्ट्रीज चीज़ में और काम भी चलता है। एक्चुअली कहते गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हुए हैं वो तो खैर गोरा बना के गया था, लेकिन हमने उसको फॉलो भी काफ़ी चीज़ों को किया है जो बहुत अच्छे बने हुए हैं। उसमें ये है कि जो आपकी कोऑपरेटिव डीएचए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होता था पहले, फिर ये अथॉरिटी में कन्वर्ट हो गया। बट जितनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और जो स्कीम्स होती हैं उनके बायलॉज में ये चीज़ है कि आप प्लॉट लेने के बाद 3 साल में वहाँ पे घर बनाओगे। अदरवाइज़ वो शायद गवर्नमेंट वापस टेक ओवर कर सकती है, वो कैंसिल भी हो सकता है, ये चीज़ लिखी हुई है लॉज के अंदर। बट फॉलो नहीं होती, वो सोसाइटियाँ होती हैं, किसी को पता ही नहीं होता, वो बनी हुई हैं, वो पड़े हुए हैं प्लॉट वहाँ पे ज़मीनें एज इट इज़ उसके ऊपर। अब ये बताइए मलिक साहब कि आपको क्या एक फ़र्क महसूस हुआ कराची की मार्केट को देख के और जब आपने मूव किया इस्लामाबाद की तरफ? इस्लामाबाद आपने कब स्टार्ट किया था काम करना रियल एस्टेट में? इस्लामाबाद में 7 साल हो गए, वहाँ 7 मूव साल हो गए। 7 साल हो चुके हैं। सो 7 साल पहले आई थिंक जब ये FATF के कुछ शुरू हुए थे रियल एस्टेट को लेके, थोड़ा सा उन्होंने एक्शन स्टार्ट कर दिया था। रवि साहब आप जो बात कर रहे हैं कि यहाँ लोग प्लॉट लेके बाउंड होते हैं हाँ। कि वो 3 साल के अंदर घर बनाएं, यहाँ उल्टा सिस्टम है। यहाँ पहली तो पोजीशन ये है कि 3 साल में आपको प्लॉट ही डेवलप नहीं मिलता। नहीं मिलता। मैं आपको छोटी सी Agreed, मिसाल बताऊं। agreed। डीएचए के बाद अगर आप देखें सीडीए एक बहुत अच्छा सेक्टर कहलाता है। सीडीए में लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनका ट्रस्ट लेवल होते हैं। बट इवन आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर देयर कि 80s में जिन लोगों ने फाइल्स ली सीडीए की, बैलेटिंग में विन की, उनको पे ऑफ कर चुके हैं, स्टिल दे हैव नॉट डेवलप्ड दैट सेक्टर्स एंड दे हैव नॉट गिवन द पोजेशंस। आपके यहाँ डीएचए कराची में कितना असर रहा फेज 8 में? जी, लोग पे कर चुके थे, उसके बावजूद तक पोजीशन नहीं मिल रही। अभी भी शायद कुछ जगहों पे नहीं है phase 8 के अंदर। ये इश्यूज पब्लिक तो चाहती है कि उसे उसकी प्रॉपर्टी मिले, वो उसे घर बनाए। एग्जैक्टली। ये इश्यूज गवर्नमेंट की या डेवलपर की जानब से आते हैं, वो चाहे डीएचए है या दूसरे लोग हैं। इवन मुझे हैरत होती है, मतलब हम देखते हैं लेकिन डीएचए जैसा डेवलपर क्योंकि लीडिंग ब्रांड है इस वक्त रियल एस्टेट के अंदर पूरे पाकिस्तान में, और इनफैक्ट स्टेट ही है। तो बात यह है कि डीएचए सिटी के इतने सेक्टर्स हैं लेकिन मैप्स ही नहीं है। कई सेक्टर्स के तो मैप्स ही अभी नहीं आए हुए, और प्लॉट्स की बाइंग सेल हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, तो वो घर बनाना तो बहुत दूर की बात है। वो तो कब बनता है वो हमें नहीं मालूम। गवर्नमेंट्स में तो एक चीज़ आपको भी रवि साहब पता है कि इनके प्रोसेस इतने लेंथी और टाइम टेकिंग होते हैं ना। अब बहरिया कंपैरेटिवली क्यों इनसे बेहतर परफॉर्म करता है? द रीज़न बिहाइंड दैट देयर इज अ वन मैन डिसीजन, एग्जैक्टली। और बाकी टीम उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रही करेगी है उसको। यहाँ वन मैन डिसीजन होता ही नहीं है। यहाँ उनके मतलब मिनट्स मीटिंग सालों साल वो चलते रहते हैं। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट फिर वो वक्त के साथ साथ देखते हैं कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, हमने कौन से प्लॉट जो हैं वो हमने अथॉरिटीज़ को गिफ्ट करने हैं, कौन से प्लॉट हमने जनरल पब्लिक को गिफ्ट करने हैं। सॉरी टू से दैट्स द रियलिटी। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे वो ऑब्वियसली 2 साल के लिए होंगे, 3 साल के लिए होंगे, तो वो उसकी जो पॉलिसी बनेगी वो 2-3 साल वाली ही है। जबकि दूसरे एंड पे जो प्राइवेट बिल्डर है वो तो बैठा हुआ है, तो लाइफ लॉन्ग है, वो तो उसका फैमिली बिजनेस है। उसको पता है कि मेरे पास नेक्स्ट जनरेशन यही बिजनेस करना है, उसको फॉलो करना है उसको। एग्जैक्टली। तो वो वहाँ पे सब कुछ आपको फास्ट मिल रहा होता है। बिल्कुल। तो इस्लामाबाद की मार्केट कैसे चल रही है सर रियल एस्टेट की आजकल? सर करंट सिनेरियो में तो मार्केट ओवरऑल पाकिस्तान की आपको भी आइडिया है, हर जगह ऐसे ही है। बट मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट में जो आपके बेस्ट पॉइंट्स हैं ना फ्यूचर में, नियर फ्यूचर या आप फार फ्यूचर लगा लें, यहाँ सबसे बड़ा जो सीपैक का था, सीपैक का जो एसोसिएटेड एरिया है, जो मेजर इम्पैक्ट उसका है वो इस्लामाबाद और गवादर है। ठीक है। देखिए सीपैक की एंडिंग आपकी गवादर में है, वो ऑपरेशनल एरिया है। बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, दे वुड लाइक टू लिव इन द फेडरल कैपिटल। उनके हेड ऑफिसेज वहाँ पे हैं। अच्छा, जैसे चाइना से और वहाँ से वो करीब तरीन पड़ता है इस्लामाबाद का एरिया। बिल्कुल। तो इस्लामाबाद इस वजह से बहुत पोटेंशियल है। गवादर के बाद मैंने समझ, गवादर विल टेक टाइम, मेरा अपना ख्याल है, माइट भी गलत भी हो सकता है, लेकिन इस्लामाबाद की ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश सिटी है। और पाकिस्तान में हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि सेकंड होम मेरा इस्लामाबाद में हो, कि सेकंड होम उसका इस्लामाबाद होना चाहिए। बिल्कुल। और इस्लामाबाद में आई थिंक दैट्स द ओनली लिवेबल सिटी इन पाकिस्तान। अगर आप अपनी रिहाइश के लिए देखना चाहें तो उससे ज़्यादा बेहतर शहर कोई नहीं। सो जाता है 9 बजे इस्लामाबाद आपका? इट्स ये कंसेप्ट पुराना हो चुका है। अच्छा।
Right now, if you go in after Markaz, you will see it after the middle of the night. Still, the people are चाय sitting over पराठे there. मिल रहे होते हैं Yes. रात को। ओके, अच्छा ये बताएं कि अब रियल एस्टेट के अंदर यहाँ इस कराची में तो हम देखते हैं कि डेवलपर जब काम करता है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो सिर्फ एक गेट बनता है और एक पार्टी होती है, वो कहता है कि जी फाइलें लॉन्च हो गई हैं, बिलबोर्ड लगते हैं, कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। इस्लामाबाद का कल्चर हम ये देखते हैं कि वहाँ आपको ज़मीन पे कुछ करना पड़ता है, लोग आप पे इस तरह ट्रस्ट नहीं करते। तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो हम वहाँ पे देखते हैं एयरपोर्ट के पास या मोटरवे के ऊपर या जीटी रोड वाली साइड पे, तो वहाँ पे डेवलपर जितने भी हैं वो काम भी कर रहे हैं और बड़ा काम हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर। सर नॉर्मली अगर इस्लामाबाद से हट के दूसरी मार्केट्स की बात की जाए ना, यहाँ पे डेवलपर एक प्लॉट लेता है, उसका 10% पे करता है, उसकी बुकिंग स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल वहाँ से वो बुकिंग से रेवेन्यू जनरेट करता है, वो सॉफ्ट लॉन्च के नाम पे उसको कर देता है, बिल्कुल या प्री लॉन्च रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो उसकी प्लॉट की पेमेंट पूरी करता है, फिर उसके बाद प्री लॉन्च स्टार्ट कर देता है। प्री लॉन्च पे फिर वो रेवेन्यू जनरेट करता है, फिर आगे कंस्ट्रक्शन करता है। ऐसा ही है। बाज़ आपको यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो जिनकी अप्रूवल्स भी अभी कंप्लीट नहीं होती, वो बल्कि मार्केट में वो लॉन्च हो चुके होते हैं, इवन वो चाहे पेपर्स में ही क्यों ना हो। बट इस्लामाबाद में पर्टिकुलरली CDA में until unless you don't have the complete approvals, you can't even put a single brick just for the foundation. आपकी सारी अप्रूवल्स होंगी तो आप काम स्टार्ट करेंगे। नहीं, लेकिन अभी बहुत सी सोसाइटीज़ में कुछ मसाइल मैं सोसाइटीज़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं CDA CDA की बात कर रहे हैं। CDA की बात Okay, कर रहा हूँ। ठीक है। सोसाइटी में तो मैंने जैसे आपको बताया कि नबी साहब, मैं सोसाइटी में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता। सही है। मेरा फोकस ही उस जो सॉलिड प्रोजेक्ट और जो अच्छे रेपुटेबल डेवलपर्स हैं उनके साथ काम करना मैं पसंद करता हूँ। तो वहाँ एक पीस ऑफ माइंड है। मतलब मैं समझता हूँ कि DHA के बाद अगर सेकंड कोई जगह लोगों के लिए है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में और इस्लामाबादियंस के लिए, तो वो CDA सेक्टर्स है। CDA ऑब्वियसली। तो वहाँ बड़ा साफ सुथरा काम होता है। वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि डेवलपर ने मतलब पेमेंट ली और उसके बाद उसने डेवलप नहीं किया। ठीक है। ही हैव टू पुट। अच्छा बाज़, अब मैं एक डेवलपर के साथ वहाँ पे काम कर रहा था, मुझे उनकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट ये है कि नॉर्मली भी अगर आप किसी अच्छे डेवलपर को चूज़ करना पड़े आपको, या किसी अच्छे प्रोजेक्ट को चूज़ करना पड़े, तो आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रोफाइल देखेंगे। उसका प्रोफाइल, सिर्फ प्रोफाइल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो जगह उसकी एक्विजिशन हो चुकी है या नहीं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स उसके, टाइटल। सेकेंडली उसकी सारी चीज़ें अप्रूव हो चुकी हैं या नहीं। NOCs। Thirdly, either the developer is dependent on the market or 60-70% he is self-sufficient. ओके। जो डेवलपर्स मार्केट पे डिपेंड करके काम कर रहे होते हैं नॉर्मली वही फ्लॉप होते हैं, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन अनफोर्सिन हो जाता है। आपके पास कोविड आ गया, फॉर ए लॉन्ग टाइम देयर वाज स्टक, नो वन वाज एबल टू पे देयर इंस्टॉलमेंट्स एंड अदर थिंग्स। लेकिन उसके बावजूद भी जो सॉलिड डेवलपर्स थे, जो क्रेडिबल थे, जो सेल्फ सफिशिएंट थे, दे डिलीवर्ड इट और उससे उनको फ़ायदा हुआ। अभी लास्ट मेरा प्रोजेक्ट में काम कर रहा था टावर 12 पे, जो बहुत ही प्राइम लोकेशन है, न्यू बिलीवरिया इस्लामाबाद का, जस्ट जिन एवेन्यू पे लोकेटेड है। ये पूरी कॉर्पोरेट बेल्ट है। तो वहाँ टावर 12 उसका डेवलपर माशाल्लाह पायनियर डेवलपर्स थे और नोमान डेवलपर्स, मतलब दे आर क्रेडिबल। अगर उसमें से कोई यूनिट भी नहीं बिकता तो उसको मसला नहीं है। और उनकी एक जो क्रेडिबिलिटी मैंने देखी है कि वो बिफोर टाइम डिलीवर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, जो डेवलपर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी मोस्टली पाकिस्तान के दूसरे शहरों से गए हुए हैं। कराची के बहुत से बिल्डर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर। तो ये बेसिकली वहाँ के CDA की पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से इनको उसने बाउंड कर दिया है और वहाँ पे डिलीवरी अच्छी हो रही है। CDA की पॉलिसीज भी है। वैसे कराची के जो मोस्टली डेवलपर है वो तो टॉप सिटी में ज़्यादा उनका फोकस है। अच्छा। क्योंकि टॉप सिटी पूरा सारा है कराची से belong करते कवर हैं। फैमिली नहीं हाँ जी, उनको बिल्कुल। वो किया था। सही है। तो बाकी जो अंदरून जो प्रॉपरली CDA के सेक्टर्स हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर KPK के काफ़ी सारे लोग हैं, कश्मीर के काफ़ी सारे लोग हैं, पंजाब के लोग हैं। बट इस्लामाबाद के अंदर ज़्यादा रुझान जो है वर्टिकल बिल्डिंग्स का है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी GT रोड पे तो बहुत काम चल रहा है इस वक्त। जो उनके B17 सेक्टर्स हैं या फैसल हिल्स वगैरह के जो एरियाज़ हैं, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े एरियाज़ पे उन्होंने बेंगलोज और ये प्लॉट्स के काम को लेकर आए हैं। लेकिन CDA का जो मेन जो एरियाज़ हैं शहर के अंदर के जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग्स की तरफ ज़्यादा शायद वर्टिकल, उसकी वजह ये है कि दे वांट टू प्रिजर्व द ग्रीनरी। ओके। अब वो एक्सपेंड नहीं कर रहे, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड नहीं कर रहे, वर्टिकल एक्सपेंड कर रहे हैं। अब
इस्लामाबाद में उससे पहले कोई तस्वर नहीं था कि आपको मल्टी स्टोरी को नज़र आता है। सवाए F11 में जहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स आपको नज़र आते थे जो थोड़े से हाई राइजेस थे, या E11 के कुछ एरियाज़ में। ठीक है। अब जो इन्होंने न्यू बेल्ट क्रिएट की है, दैट वाज एक्चुअली ग्रीन बेल्ट, लेकिन पिछली गवर्नमेंट में उनको प्रॉपरली ऑक्शन करके और उसको इस तरह उन्होंने डिज़ाइन किया कि आई थिंक वहाँ जो करंट इश्यूज़ हैं, पर्टिकुलरली पार्किंग के, ये चीज़ें, वो कम से कम अगले 6-7 डिकेड्स तक वो वहाँ के लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। और वहाँ पे इस वक्त तो 40 स्टोरीज तक अप्रूवल हो चुकी हैं। 40 स्टोरी बिल्डिंग्स। 40 स्टोरी बिल्डिंग अप्रूव हो चुकी ब्लू है। एरिया की बात कर रहे न्यू ब्लू एरिया, हैं? ओके। न्यू ब्लू एरिया F9 पार्क की जस्ट अपोजिट साइड पे, जिसको एक साइड पे जिना एवेन्यू लगता है और बैक साइड पे इब्न सीना लगता है। ठीक है। तो वो एरिया मतलब वहाँ बड़े अच्छे और बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं और बड़ी कॉर्पोरेट स्टाइल की बिल्डिंग्स वहाँ पे स्टार्ट हुई हैं। ठीक है। और ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये ऑक्शन में प्लॉट देता है? ऑक्शन में SPCDA? प्लॉट है, ऑक्शन में प्लॉट है। ओके। तो इसका बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से ऑक्शन होता होगा? ईच एंड एवरीथिंग वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बहुत ट्रांसपेरेंट है वो। सही है। और ये जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगा प्राइवेट डेवलपर, बाद में वो फिर पब्लिक के लिए पूरे पाकिस्तान में उसमें बाइंग और सेलिंग का जो सिस्टम वो स्टार्ट हो जाएगा, और नीचे कमर्शियल्स आ रहे होंगे? मोस्टली वहाँ पे कमर्शियल्स ही हैं। मॉल्स का कल्चर अभी स्टार्ट हो गया है? मॉल्स में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे सिटाडेल 7 है, जी। उसमें मॉल है, वो जस्ट इन फ्रंट ऑफ सेंटोरिस बन रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट है। ठीक है। उसमें मॉल्स और ऑफिस है, वो उस पर रेजिडेंशियल नहीं है। अच्छा, इस तरह एलिजियम है, वो प्योरली रेजिडेंशियल है, वो भी ऑलमोस्ट जिना एवेन्यू पे अपोजिट साइड पे आ रहा है, सेंटोरिस के अपोजिट साइड पे। ठीक है। बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट है। अब सही। यहाँ पे जो न्यू ब्लू एरिया में ये आ रहे हैं, टावर 12 है या अपकमिंग कुछ है, तो ये फ्रंट वाले जो मरगला फेसिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर रेजिडेंशियल नहीं है, वो रेजिडेंशियल हो भी नहीं सकता। उसकी एक वजह ये है कि वो फिजिबिलिटी नहीं बनती। मगला फेसिंग को जो फ्रंट पे जो जिना एवेन्यू मरगला फेसिंग जो प्लॉट्स हैं न्यू ब्लू एरिया के, तो वो सारे कमर्शियल ही हैं। ठीक है। उसकी वजह ये है कि अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक प्लॉट वहाँ पे अगर कोई 672 गज का प्लॉट है तो वो ऑक्शन रेट उसका कोई इस वक्त 3-3.5 अरब रुपए है। अगर उस क्या पे फिजिबिलिटी बनेगी 675 गज के ऊपर? सर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें फिजिबिलिटी अपार्टमेंट की बन ही नहीं बन ही नहीं सकती। उसकी वजह है कि अगर वो अपार्टमेंट एक फ्लोर पे दो ऑफिस आते हैं, अगर कॉर्पोरेट ऑफिस है तो 2 ऑफिस आते हैं, 2 से 3 ऑफिस। एक ऑफिस वहाँ पे तकरीबन कुछ 9 करोड़ रुपए का है। ठीक है। तो एक फ्लोर यानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए का ऑन एन एवरेज फ्लोर पड़ता है। तो अगर अपार्टमेंट बनाएंगे तो आप 2 अपार्टमेंट बनाएंगे, तो 10 करोड़ का अपार्टमेंट, उससे फिर ग्राउंड पे वो उसके लिए घर फिजिबल है। उसमें आगे कुछ सुखचैन है या रिसेंटली दी गार्डन के नाम से हुआ है, या पार्क 1 है, हाँ। तो वो क्योंकि प्योरली कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, सॉरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उसी फिजिबिलिटी से बना हुआ चैन है। का क्या रेट होगा अभी अपार्टमेंट का? सुखचैन का करंट जो रेट है वो तकरीबन पर स्क्वायर फीट कोई 50 से लेकर 55 तक पर स्क्वायर फीट के 1000 हिसाब में। से। जी। ओके। अच्छा, ये बताइए मलिक साहब कि रावलपिंडी इस्लामाबाद बिल्कुल आपस में जुड़े हुए शहर हैं पाकिस्तान के, आपको सफ़र ही महसूस नहीं होता बीच में से? आप एक पुल क्रॉस करते हैं और आप 0 पॉइंट IGP क्रॉस करते हैं तो फैज़ाबाद से इस्लामाबाद या उस पे आप चले आ जाते हैं आप लोग पिंडी इस्लामाबाद चले के जाते हैं। अंदर। तो अच्छा, लोग जो हैं वो नॉर्मली रहते पिंडी में हैं और ऑफिसेज गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉयज़ हैं सारे, और वो जॉब कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं या जो ऑफिसेज हैं, उसका कितना वैक्यूम आप देखते हैं इस्लामाबाद के अंदर? अगर एक इन्वेस्टर आता है तो उसको इन्वेस्टमेंट अपार्टमेंट में करनी चाहिए? मैं रहने के लिहाज से नहीं कह रहा, मैं एज ए इन्वेस्टर देख रहा हूँ, तो मेरे लिए अच्छी डील्स क्या हैं इस्लामाबाद को देखते हुए? मैं कमर्शियल्स में जाऊँ या मैं रेजिडेंशियल में जाऊँ? नवीद साहब, सिर्फ इस्लामाबाद किया, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कमर्शियल इज़ ऑलवेज द बेस्ट। क्योंकि कमर्शियल में आपको पता है वहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब देखिए, प्रॉपर्टी में 2 ही चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। या तो आप एज ए इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हो, या आप उसे फ्यूचर रेंटल इनकम के लिए देख रहे होते हो, या आप एंड यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने F6-7 में या किसी भी प्राइम लोकेशन पे आपने घर लिया, लेट्स सपोज आपने घर परचेज किया 20 करोड़ रुपए का, आपका जो रेंटल उससे जनरेट होगा वो 0.3 और 0.35 पर मंथ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट होगा। 0.3? ये अगर 20 करोड़ का घर है हाँ। तो आपको 6-7 लाख रुपया उसका आपको रेंट मिलेगा बहुत कम है, पर मंथ। बहुत कम है। अगर वही इन्वेस्टमेंट आप करते हो कमर्शियल्स में, अच्छा, जब घर बनता है तो घर उसके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डेप्रिसिएशन शुरू हो जाती है,
कंस्ट्रक्शन ज़ाहिर जितनी ओल्ड होती है डेप्रिसिएशन शुरू हो जाती है। जब आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कमर्शियल का आपको जो अच्छी प्राइम लोकेशन के कमर्शियल है वो 0.5 पर मंथ देते हैं। यानी अगर आपका 10 करोड़ की चीज़ है तो आपको 5 लाख रुपये वो आपको रेंट दे रही होती है। बट करंट जिन प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया दे आर हैविंग द प्रिटी गुड रेंटल इनकम। और बाइंग भी जब रेंटल इनकम अच्छी होती है तो उसकी एप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से अच्छी होती है। जब आपको ये पता हो कि मैंने ये मेरी 10 करोड़ की चीज़ है, इसकी रेंटल इनकम मुझे ऑलरेडी 5 लाख रुपया आ रहा है या एक्सपेक्टेड है मिनिमम इतना, तो उसकी एप्रिसिएशन ज़्यादा होगी। बिल्कुल। इन्वेस्टर्स के लिए कमर्शियल और पर्टिकुलरली कुछ एरियाज़ हैं जैसे न्यू ब्लू एरिया के एरिया हो गया, बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो टॉप सिटी का एरिया है, टॉप सिटी मुमताज़ सिटी दोनों साथ साथ हैं, बट टॉप सिटी इज़ बेटर डेवलपमेंट, आमने सामने हैं दोनों। आमने सामने है। और वहाँ पे कुछ मतलब जैसे J7 ने अपने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, 5 स्टार होटल्स की एक चेन है। दे आर ऑफरिंग, अगर आप वहाँ पे 100% पेमेंट करते हो तो 0.8 आपको पर मंथ वो रेंटल खुद गारंटी कर रहे हैं। अच्छा, ये वो अभी से गारंटी कर देते हैं? सॉरी, अभी से गारंटी कर देते हैं? जस्ट आफ्टर उनका उसका एक ऑप्शन है ठीक है कि अगर जो यूनिट आपने बुक किया है अगर उसका ग्रे स्ट्रक्चर एटलीस्ट रेडी हो चुका है, अब आपने 23rd फ्लोर पे या 26th फ्लोर पे जाके लिए तो इट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स। बट अगर आपने शॉप को ले लिया है या फर्स्ट सेकंड फ्लोर जो उसका कंस्ट्रक्शन का ग्रे हो चुका है, आप उसको फुल पेमेंट पे लेते हो तो आफ्टर 60 डेज यू स्टार्ट योर रेंटल 0.8, ओके। तो दैट्स प्रीटी गुड। इसी तरह सिग्नेचर मरी में है, वहाँ आपको 1% दे रहे हैं वो। यहाँ पे जो न्यू ब्लू एरिया के यहाँ 0.7 से लेकर 1% एक्सपेक्टेड है। ठीक है। और फिर मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हैं, लोकेशन वाइज बहुत बेहतर हैं। सही। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कमर्शियल इज़ द बेस्ट। ठीक है। उसकी फ्यूचर एप्रिसिएशन भी, उसकी रेंटल भी और उसकी रीसेल भी कंपैरेटिवली बेहतर होती सही है। है। अच्छा, इस्लामाबाद को आप किस तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं अभी? जीटी रोड की तरफ टूवर्ड्स पेशावर भी हम देखते हैं कि शायद जीटी रोड पे इतना आगे निकल चुका है कि आधे घंटे पे, शायद 45 मिनट से पेशावर शुरू के एरिया शुरू हो जाता है, और मोटरवे भी काफ़ी कवर कर ली है उसने। तो सर देखिए, अब वो इस्लामाबाद नहीं का रहा। नाम यूज़ करके आपको अब बहुत सारे एरिया जो इस्लामाबाद से 17 किलोमीटर बाहर हैं जी, वो फिर भी इस्लामाबाद ही कहलाते हैं। इस्लामाबाद ही कहलाते हैं। बट मेरे नज़दीक जो इस्लामाबाद है वो जो उसके प्रॉपर सेक्टर्स हैं वो इस्लामाबाद है, ठीक है, जो सीडीए का जो एरिया। सिटी के सेक्टर्स हैं। ठीक है। और बाकी साइड जो है वो फिर जिस जिस अथॉरिटी में फॉल करता है वो उसमें आरडी अब साथ साथ आ जाते हैं। 18 इटसेल्फ आरडी में आ रहे हैं। बट रिसेंटली ये न्यूज़ है कि क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस्लामाबाद ही कहलाता है, जी, तो ये उसको एक्सटेंड करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक ले जा रहे हैं सीडीए को। ओके। तो फिर 18 भी उसके साथ आ जाएगा। ठीक है। अभी 18 सीडीए में नहीं आ रहा, आरडीए में है। आरडीए में आ रहा है। ठीक है। और जो बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सब डीएचए किस में आ रहा है? डीएचए भी 50-50 है। अच्छा, डीएचए एक्चुअल तो फॉल करता है आरडीए में ही, ठीक है। वो उसमें सीडीए में नहीं आता, हाँ। आरडीए में आता है। सही है। लेकिन उसके सामने गुलबर्ग ग्रीन है। जो आप एक्सप्रेस वे से लेफ्ट साइड वाले जो एरियाज हैं वो सीडीए में आते हैं, राइट साइड वाले वो आरडीए में आते हैं। ओके, तो डीएचए इटसेल्फ भी फॉल जो है वो आरडीए की साइड पे करता है। ठीक है। ठीक है। बहरिया हो गए ये आरडीए में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर सर्विसेज अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट कोई आ रहा है? सर्विस अपार्टमेंट्स हैं इस्लामाबाद में, रिसेंटली 18 ने स्टार्ट किया है। 18 के कुछ डेवलपर्स हैं, जैसे हमारा डेवलपर्स पवेलियन 1 उन्होंने किया था, बहुत अच्छा था। और वैसे एक चीज़ है, मैं अपनी इस 20 साल के कैरियर में जिस प्रोजेक्ट पे मैं सबसे ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ दैट्स ओनली 18। अच्छा। द रीज़न बिहाइंड, नॉर्मल किसी भी जगह आप जब प्लानिंग करते हो रेजिडेंशियल कुछ सोसाइटी या कुछ एरिया, तो उसमें 80% आपका कंस्ट्रक्शन एरिया आ जाता है। यानी आपके पास जितना है उसमें 80% आपकी हाउस कंस्ट्रक्शन और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में आप चाहे डीएचए लगा लें, आप चाहे बहरिया लगा लें, देख लें, सीडीए देख लें, कोई भी हो, 18 इटसेल्फ इज़ ओन्ड बाय ओरा डेवलपर्स, जो इजिप्शियन कंपनी है, जो प्योरली ये थे ऑरिस्कॉम के ओनर्स थे। उनकी एक तो इंटरनेशनल उनकी क्रेडिबिलिटी है। सेकेंडली, जिस एरिया पे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया 18 ने, उसका कंस्ट्रक्शन एरिया जस्ट 16% है।
अच्छा, मैंने सुना था कि 18% यूज़ किया इसलिए उन्होंने 18 नो का नो नाम नो रखा हुआ है उन्होंने, नो नो और बाकी रेस्ट 18 होल गोल्फ कोर्स है जो पूरे रीजन का टॉप ऑफ द लाइन गोल्फ कोर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका नाम 18 रखा गया है। ठीक है, लेकिन उसके इनसाइड उसके उसका डेवलपर्स इंटरनेशनल डेवलपर्स हैं, उनके डिज़ाइनर इंटरनेशनल हैं। बहुत मैनहार्ट expensive, बहुत expensive units मतलब हैं। ही इज़ द वर्ल्ड नोन आर्किटेक्ट आल्सो। और काफ़ी सारे उसमें जो फीचर्स हैं, देखिए 16% उसका, एक तो हर जो भी बिल्डिंग है वो 4 साइड ओपन है, उसका हर घर 4 साइड ऐसा ओपन ही है। है। प्राइवेसी बहुत अच्छी है वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन उन्होंने बहुत अच्छी की है। फिर उनका जो फ्यूचर में उनका इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है वो बहुत अच्छा है, वाटर रिजर्वायर बहुत अच्छे हैं। मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर वो फॉल कर रहा है, बिल्कुल, उसका अभी तक वहाँ से एक्सेस स्टार्ट नहीं हुई। इंटरचेंज अभी नहीं आया वहाँ पे, एंट्रेंस उसके लिए, सॉरी, एंट्रेंस मेन से आ एंट्रेंस गई है, उसकी अप्रूव्ड, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ठीक है, बट कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट नहीं स्टार्ट हुई। नहीं हुई, अभी उन्होंने अपनी पोजीशन देना शुरू की है। ठीक है, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 2018 दिसंबर में इन्होंने 18 ने लॉन्च किया। उस वक्त उन्होंने 10 कनाल के विलाज जो थे वो 280 से लेकर 2 करोड़ 80 से लेकर 3 करोड़ 20 लाख रुपए में बुकिंग की थी, 15% डाउन पेमेंट के साथ, बाकी इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, अभी आके पहले फेज़ की पोजीशन शुरू हुई है। राइट नाउ वो प्रॉपर्टीज 7.5 करोड़ पे चली गई हैं। अभी ये पोजीशन नहीं दी हुई किसी को, कुछ अभी पोजीशन स्टार्ट की है, स्टार्ट की है, तो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, पोजीशन भी स्टार्ट की, तो वहाँ लोग अभी रहना शुरू करेंगे ना, करेंगे। शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं है। देखिए लोगों की रिहाइश के लिए कमर्शियल एरिया होना साथ ज़रूरी है। बिल्कुल, अभी तक वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपरली पूरे ऑपरेट नहीं हुए ना, बट 27 में वो पूरे कमर्शियल ऑपरेट होंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम। और जो गोल्फ कोर्स की, गोल्फर की तो बहुत अच्छी जगह है वो। अब इस्लामाबाद गोल्फ कोर्स की आप मेंबरशिप लेने के लिए जाएं तो आप इमीडिएट चाहिए तो आपको 10 मिलियन से ऊपर आपको देना पड़ता है। और वहाँ एक चाहे वो स्टूडियो को ऑनर है या एक 8 कनाल के वेला का ऑनर है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वही कंट्रोल रेट पे हर एक को ऑफर मिलेगी। ओके, हाँ ये बहुत प्लस पॉइंट है आपके बहुत पास, प्लस पॉइंट है। फिर आईडीए इंटरनेशनल डिज़ाइनर ग्रुप जिन्होंने जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके दूसरे मुल्कों में उनके गोल्फ कोर्सेज हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके अलावा वहाँ पे अल्फुतैम वाले खुद बना रहे हैं दुबई माल, फ्रेंचाइज नहीं दे रहे। ओके, होटल ग्रैंड हयात वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अच्छा, हेड स्टार्ट स्कूल जो कितना टॉप ऑफ द एरिया है लाइन ये है, टोटल? ये तकरीबन 600 एकड़ है 600 एकर्स का, जी हाँ। बड़ा एरिया, लेकिन प्लानिंग बहुत अच्छी है उसकी, और उसका फ्यूचर में कोई एक्सटेंशन नहीं है। जैसे डीएचए बैरी में होता है, फ्यूचर में उसकी कोई एक्सटेंशन बंद नहीं है है ना शायद उनका, नहीं मतलब उनका कोई प्लान भी नहीं है ऐसा कि फ्यूचर में इसको एक्सटेंशन बना देंगे, और ऐसा कोई प्लान उनका अब तक नहीं है। सही 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 सर, आप सही कह रहे हैं। इस्लामाबाद एक तो वही जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि सेकंड होम हर बंदे को वहाँ चाहिए, और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसको भी वहाँ पे अच्छा फील होता है क्योंकि फॉरेनर्स वहाँ काफ़ी रह रहे हैं इस्लामाबाद में, प्लस ये कि गवर्नमेंट पूरी वहाँ बैठी हुई है। अब हमने सुना है कि जीएचक्यू भी इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है, उन्होंने उसको डेवलप कर लिया है। मार्गला एवेन्यू इसी पर्पज से तो उन्होंने फर्स्टली उसको डेवलप कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो उसके बाद तो इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मज़ीद महंगी भी हो जाएगी और सेफ भी हो जाएगी। ऑफ कोर्स, हाँ, ऑफ कोर्स, अगर किसी ने वहाँ पे घर बनाना हो ना इस्लामाबाद में, अब नॉर्मली जैसे आप कराची में आपको 25 लाख में भी तैयार घर मिल जाते हैं, या 25-30 लाख में आप छोटा घर बना लेते हैं। इस्लामाबाद में अगर आप प्रॉपर सेक्टर्स की बात करें ना, इस वक्त जो सबसे प्राइम सेक्टर्स हैं वो आपके F सीरीज़ है, F6, 7 सबसे ज़्यादा महंगे हैं। जैसे आपको कराची में हमेशा वेस्ट ओपन घर की डिमांड रहती है ना, वहाँ आपको मरगला फेसिंग घर की डिमांड होती है। ये सारे जो F सीरीज़ आ रही है ये नॉर्मली मरगला के करीब तरीन है। बिल्कुल। E सीरीज़ में मोस्टली गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ एक्सेप्शनल कुछ लिविंग्स हैं। अब उसके आगे जब यहाँ E11 के बाद नेक्स्ट आ जाता है D12, जो मरगला एवेन्यू के साथ साथ जिसकी एक्सेस जिसको मिल रही है। अगर हम इस वक्त D12 में देखें तो वहाँ आपका 4 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट 2.25 से 3 करोड़ रुपए का है। ऑन एन एवरेज 70 लाख रुपए मरला मिलता है। कमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, रेजिडेंशियल जनाब। और किसी के पास अगर इतने पैसे नहीं है तो वो घर भी बनाना चाहते हैं, उसको फैसिलिटीज़ भी चाहिए, उसको एक्सेस भी चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि अगर इस तरह के कुछ लोग वहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं तो ये मारगला से D12, मारगला से फिर भी 2 किलोमीटर पीछे है, सही। दरमियान में मारगला आता है। मारगला के बाद नेक्स्ट जो है वो आपका एक एरिया आता है शाह अलादिता, जो प्राइवेट एरिया है, और वो बिल्कुल मारगला का बॉटम है। ठीक है।
वहाँ में आपको कुछ अच्छे एरियाज़ मिल जाते हैं। वहाँ पे आप अगर प्लॉट देखें तो वहाँ आपको इस वक्त भी 10 से लेकर 25 लाख रुपए मरला मिल जाता है। ओके, ये भी सीडीए में आ रहा है? सीडी में नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन private प्रॉपर है। रजिस्ट्री इंतकाल है। ठीक है। बट दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया। और पर्सनली मैं अपना घर भी वही बना रहा हूँ। अच्छा। आई एम सो इंस्पायर्ड ऑफ दैट। रिच ग्रीन एरिया है, और वहाँ से आपको सेंट्रल एरिया आपका F10 जो है, इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स। ओके, दैट्स नॉट सो फार। 10 किलोमीटर की रेंज पे है वो। बिल्कुल सही। और मरंगला एवेन्यू जो बन रहा है वो सारा सिग्नल फ्री होगा, हाँ, तो वहाँ से आपको निकलते 10 मिनट में आप सेंटर में पहुँच अगले सकते महीने तो आई थिंक ऑपरेशन हो गया है शायद। 50%। 50% हो 50% डिजिटल तक ऑपरेशनल है ये। ठीक है। डिजिटल से आगे का जो एरिया वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके ओके, उसके बाद तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे साथ। मैं ये Most चाहूँगा welcome। कुछ अगर आप मैसेज देना चाहें कि जो लोग देख रहे हैं वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से या इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन लेने के हवाले से, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए उनको। सर मेरा तो एडवाइस वैसे भी मशवरा एक बड़ा अमानत होता है। और मैं, मेरी एक अपनी नेचर है बिज़नेस पे भी कि मैं, अगर मेरे साथ कोई बंदा बात करता है तो मैं कभी उसके पैसे को उसका पैसा समझ के नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि अगर ये पैसा मेरे पास होता तो मैं इसका कहाँ खर्च बेस्ट करते? यूज़ कहाँ कर सकता था। बिल्कुल। मेरी एडवाइस होगी, अगर वो रेजिडेंशियल में जाना चाहते हैं और अपना एंड यूज़र हैं, तो फिर जो एरिया मैंने आपको बताया शार्लेट तक का बहुत खूबसूरत एरिया है, वहाँ पर उनको अच्छे प्लॉट्स मिल सकते हैं और बहुत मुनासिब प्राइस में मिल सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, अगर वो कमर्शियल में करना चाहते हैं तो कमर्शियल में जो आपका न्यू ब्लू एरिया है बहुत अच्छा है। ठीक है। उसके साथ सिटाडेल 7 है, वो सही। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। या सिग्नेचर, वो पूरी एक चेन है 5 स्टार होटल्स की, ठीक है। टॉप सिटी, वो एयरपोर्ट के पास वो एरिया है, वो भी फास्टली ग्रोइंग एरिया है। मैं तो, मेरी रिकमेंडेशन इन प्रोजेक्ट्स के लिए होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, आपसे गुफ्तगू रही, मज़े की बातें रही आपसे। कोई कमेंट हो या आप कुछ कनेक्ट होना चाहते हो मलिक साहब के साथ तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा। हम आपको मलिक बशीर साहब से कनेक्शन करवा देंगे इस्लामाबाद के अंदर। और इस्लामाबाद खूबसूरत शहर है जी, इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे, उसको एक्सप्लोर करें, उसको देखें। अपना हर इंसान वहाँ रहना चाहता है। पहाड़ आपको, इंसानों को शुरू से ही अट्रैक्ट करते हैं और पूरे पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर हमारा घर हो। और चूँकि सेफ़ सिटी भी है, पाकिस्तान का सबसे सेफ़ सिटी है, हमारा कैपिटल भी है और बहुत अच्छा वहाँ का कल्चर है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।